मुंबई के साकीनाका इलाके में एक महिला के रेप का मामला सामने आया, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। महिला के रेप के आरोप में मुंबई पुलिस ने एक आदमी को गिरफ्तार किया है। दावा है कि इस आरोपी ने साकीनाका इलाके में महिला का रेप किया और विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की। इससे महिला के निजी अंगों पर भी गंभीर चोटें आई। बाद में किसी ने पुलिस को इस घटना के बारे में सूचना दी तो ये महिला गंभीर हालत में ऑटो में पड़ी मिली, जिसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने इस मामले में सबूत जुटाने के लिए उस ऑटो की फोरेंसिक जांच भी करवाई। मुंबई पुलिस ने वारदात की जगह से सीसीटीवी फुटेज जब्त कर लिया है। इस सीसीटीवी में युवक महिला को बड़ी बेरहमी से पीटते हुए दिखाई दे रहा है। मुंबई के साकीनाका इलाके से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक युवक ने एक युवती के साथ रेप किया और उसको टेम्पो में छोड़ के भाग गया। इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस ने शिकंजा कसा है और उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। मगर हम उसी इलाके के पास खड़े हैं, उसी साकीनाका के इलाके के पास खड़े हैं, जहां पर ये पूरी वारदात कल रात 3:30 बजे रात को हुई, जिसके बाद मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम में एक कॉल आता है और वहां बताया जाता है कि इस इलाके में एक टेम्पो खड़ा है और उसके आसपास एक युवक और युवती लड़ रहे हैं और जो युवक है वो लड़की को बहुत मार रहा है। इस पूरी वारदात के बाद लड़की बुरी तरीके से इंजर्ड हो गई थी। जब मुंबई पुलिस यहां पहुंची तो लड़की बड़ी क्रिटिकल हालत में थी और उसके बाद मुंबई पुलिस के अधिकारियों ने उनको राजावाड़ी हॉस्पिटल में भर्ती कराया। अभी युवती की हालत बेहद क्रिटिकल है और इस पूरे मामले में एक व्यक्ति को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है और साथ ही इस पूरे मामले की जाँच भी कर रही है। मौके पे जो टेम्पो था, उस टेम्पो से फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी पहुंचे थे और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने सारे फिंगरप्रिंट्स और सारी तहकीकात भी की है। बहुत जल्द इस पूरे मामले में रिपोर्ट भी सामने आएगी। एफआईआर दाखिल किया। एफआईआर दाखिल करने के बाद सीसीटीवी फुटेज का आधारित और आणखी गोपनीय इंफॉर्मेशन का आधारित में एक आरोपी को अरेस्ट किए थे। आरोपी का नाम है मोहन चौहान, उम्र 45 ईयर्स है और उसका आगे का इन्वेस्टिगेशन चालू है। साकीनाका में एक 30 वर्षीय महिला पर कुछ नराधमों ने बलात्कार किया, ठीक उसी तरह जैसे निर्भया कांड हुआ था। धारा 144 उद्धव जी आपने लगाई है सिर्फ गणेश भक्तों के लिए। इन अपराधियों के लिए आपके कार्यकाल में सब कुछ माफ है। क्या चल रहा है पूर्वगामी महाराष्ट्र के अंदर? जनाब उद्धव ठाकरे जी, कुछ तो शर्म कीजिए। गणपति उत्सव के लिए मुंबई में कड़े नियमों के साथ इजाजत तो दे दी गई, लेकिन बाजारों में उमड़ी भीड़ ने सरकार की तैयारियों को चौपट कर दिया और गणपति को सजाने का सामान खरीदने के लिए लोगों का हुजूम बाजारों में उमड़ा। दादर के बाजारों में इतने लोग जमा हो गए कि सारे इंतजाम कम पड़ने लगे। कुछ पुलिस वाले भीड़ को काबू करने के लिए तैनात किए गए थे, लेकिन हालात चंद पुलिस वालों के काबू में आने लायक नहीं थे। गणपति के लिए यहाँ से तमाम सारे सामान, फूल, मालाएं लेकर जा रहे हैं और ऐसे में इस तरीके की भीड़ अलग अलग जो भी बड़े मार्केट है वहाँ पर देखी जा रही है। ऐसे हालात तो तब हुए जब पूरी मुंबई में धारा 144 लगाई गई है। मतलब ये कि 5 आदमी भी एक साथ सड़क पर नहीं घूम सकते। मुंबई के दादर इलाके के फूल मार्केट में खड़े हैं और जो मुंबई पुलिस की जो दावा था कि पूरे शहर में धारा 144 लगा दी गई है, उसकी साफ तौर पर धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं। सुरक्षा के इंतजाम इस बार उन पंडालों पर कड़े दिखे जहां हजारों की भीड़ जुटा करती थी। लालबाग के राजा के दर्शन इस बार लोग केवल इंटरनेट के जरिए कर पाएंगे। बाकायदा बैरिकेड लगाकर पुलिस वाले तैनात कर दिए गए ताकि कोई लापरवाही न बरती जाए। इस जगह हजारों की संख्या में सुबह से ही भीड़ होती थी, वहां पर फिलहाल सन्नाटा पसरा हुआ है। लालबाग के राजा समेत जितने भी बड़े पंडाल हैं, उनमें सरकार ने किसी को भी पहुंचने की इजाजत नहीं दी। इस बार लोग गणपति के दर्शन केवल ऑनलाइन ही कर सकते हैं। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां पेट्रोल से भरे एक टैंकर और ट्रक में हुई टक्कर के बाद भीषण आग लग गई। इस हादसे में ट्रक के ड्राइवर समेत 2 लोग बुरी तरीके से झुलस गए। क्योंकि यह हादसा इतना भयंकर था कि देखते ही देखते टैंकर और ट्रक आग की लपटों में घिर गए। दोनों गाड़ियों से उठ रहे धुएं के गुबार को कई किलोमीटर दूर से ही देखा जा सकता था। बारिश के बावजूद उन दोनों गाड़ियों में आग फैलती चली गई। हादसे के बाद उस जगह से गाड़ियों का आना जाना भी रुक गया। हालांकि सड़क के दूसरी तरफ के ट्रैफिक पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वहीं आग की लपटों में घिरने वाले ट्रक के ड्राइवर और उसके साथी को गंभीर हालत में नजदीक के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया गया कि दोनों की हालत काफी नाजुक बनी हुई है। बाद में पुलिस भी खबर मिलने के बाद अस्पताल पहुँच गयी। वहीं दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। अब अगर कभी आपकी ट्रेन लेट हो जाए तो रेलवे से आपको हर्जाना मिल सकता है।
देश की सबसे बड़ी अदालत ने यह अहम फैसला सुनाया है। फैसला यह है कि अगर ट्रेन अपने तय वक्त से देर में मंजिल पर पहुंचाए तो भारतीय रेलवे को यात्रियों को हर्जाना देना ही होगा। न्यूज़ 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ट्रेन लेट होने पर कोई यात्री रेलवे से हर्जाना मांग ले तो रेलवे अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता, और वो ट्रेन के लेट होने के पीछे कोई ठोस वजह नहीं बता पाता तो उसे यात्री को हर्जाना तो देना ही होगा। कोर्ट ने यह तक कहा कि यात्री का वक्त कीमती है और हो सकता है कि उसने आगे के सफर के लिए ट्रेन के हिसाब से टिकट बुक की हुई, लेकिन ट्रेन के लेट होने से उसका पूरा प्लान बिगड़ जाता है। इसलिए रेलवे को मुआवजा देने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। ट्रेन से सफर करने वाला लगभग हर शख्स उसकी लेट लतीफी से कभी ना कभी तो दो चार हुआ ही है। ऐसे में यह फैसला बहुत बड़ा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया क्यों? तो मामला है 5 साल पुराना, 2016 का। हुआ यह था कि राजस्थान के अजमेर से एक शख्स अपने परिवार के साथ जम्मू के लिए निकला था। उसने अजमेर जम्मू एक्सप्रेस पकड़ी, लेकिन ट्रेन की लेट लतीफी की वजह से वो शख्स 4 घंटे की देरी से जम्मू पहुंचा। उसने जम्मू से आगे श्रीनगर जाने के लिए फ्लाइट बुक की हुई थी, लेकिन ट्रेन ऐसी लेट हुई कि उसकी फ्लाइट ही छूट गई। जैसे तैसे वो अपने परिवार को लेकर श्रीनगर पहुंचा, लेकिन उस यात्री ने इस मामले को यूं ही नहीं जाने दिया। उसने रेलवे को सबक सिखाने की ठान ली। बाद में वो आदमी रेलवे के खिलाफ अलवर में जिला कंज्यूमर फोरम पहुंच गया। फोरम ने उस शख्स को हुए नुकसान को देखकर रेलवे को 30,000 रुपए का मुआवजा देने का फैसला सुना दिया, मगर रेलवे ने अपनी गलती नहीं मानी। वो इस फैसले को रद्द करवाने के लिए कई जगह गया, लेकिन हर फोरम ने उसकी अपील खारिज कर दी। यहां तक कि देश में ग्राहकों के हक की सुनवाई करने वाली जो सबसे बड़ी संस्था है, दिल्ली में नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन, उसने भी अजमेर के शख्स के ही हक में फैसला सुनाया। थक हारकर रेलवे पहुंचा सुप्रीम कोर्ट कि सुप्रीम कोर्ट पर उस पर लगा 30,000 का हर्जाना रद्द कर देगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी नहीं सुनी और फैसले को बरकरार रखा। रेलवे की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने दलील दी कि ट्रेनों के लेट होने पर रेलवे को सजा नहीं दी जा सकती। उन्होंने उन नियमों का भी हवाला दिया जो कहते हैं कि ट्रेन के लेट होने पर रेलवे से हर्जाना नहीं वसूला जा सकता, लेकिन यह सफाई सुप्रीम कोर्ट के गले नहीं उतरी। उसने साफ कहा कि रेलवे अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकता। अगर रेलवे ट्रेन के लेट होने की कोई ठोस वजह नहीं बता पाता या फिर यह साबित नहीं कर पाता कि ट्रेन जिस वजह से लेट हुई उस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं था, तब उसे हर्जाना भरना ही होगा और इसलिए उसे अजमेर के शख्स को भी हर्जाना देना होगा। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में एक पुलिस वाले की चोरी की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चित्तूर में सड़क किनारे कपड़े बेचने वाले एक छोटे कारोबारी के ठेले से एक पुलिस कांस्टेबल ने कपड़े चुरा लिए। पुलिस वाले के साथ एक और मोटरसाइकिल चालक मौजूद था। कपड़े चुराने के बाद सिपाही अपने साथी के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर चला गया। कपड़े के कारोबारी ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। लेकिन बीजेपी ने प्रियंका टिब्रेवाल पर दांव खेला है, जो जनावाद हुई हिंसा के मामले में वकील भी। पार्टी ने सिर्फ उम्मीदवार का ही ऐलान नहीं किया, बल्कि ममता बनर्जी के नामांकन दाखिल करने से ठीक पहले बीजेपी की रणनीति भी सामने आ गई। बड़ी बात यह कि बंगाल के पार्टी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय इस प्लान का हिस्सा नहीं है, लेकिन ममता को भवानीपुर से घेरने की जो योजना बनाई गई उसके तहत बंगाल में पार्टी के 3 सांसदों को सिर्फ इस एक सीट की जिम्मेदारी दी गई। इनमें बैरकपुर के सांसद अर्जुन सिंह को पर्यवेक्षक बनाया गया, जो कभी ममता बनर्जी की ही पार्टी में हुआ करते थे, जबकि उनकी मदद के लिए सांसद सौमित्र खान और ज्योतिर्मय सिंह महतो को लगाया गया। इसी सीट से पिछली बार यानी मई में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उनमें उम्मीदवार रहे अभिनेता रुद्रनील घोष प्रचार का काम देखें। इसके अलावा कई विधायकों को भी वहां के अलग अलग इलाकों में उतारा जाएगा ताकि ममता को कड़ी टक्कर दी जा सके। बीजेपी ने भवानीपुर सीट के लिए अलग से प्लान तो बनाया है ही, स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी गई और इस लिस्ट से भी बंगाल के पार्टी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय का पत्ता कट गया, यानी वो पार्टी के स्टार प्रचारक भी नहीं होंगे। भवानीपुर वाले प्लान में भी उनका नाम नहीं है, मतलब इस बार के उपचुनाव में वो नजर नहीं आएंगे। बीजेपी ने कुल 20 स्टार प्रचारकों के नाम चुनाव आयोग को सौंपे, जिनमें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष और नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी के नाम है। इनके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो का नाम भी इस लिस्ट में है, जिनके मंत्रिमंडल से हटाए जाने के बाद नाराजगी की खबरें थी। बंगाल की 3 सीटों भवानीपुर, शमशेरगंज और जहांगीरपुर में 30 सितंबर को विधानसभा उपचुनाव होने। अफगानिस्तान में तालिबान का खूनी खेल अभी भी जारी है। तालिबान ने अब अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह के बड़े भाई की तालिबान
वहां पर बताया गया है कि तालिबान ने गोली मारकर हत्या कर दी है। अमरुल्लाह सालेह के भतीजे ने इसकी पुष्टि की है। अमरुल्लाह सालेह के भतीजे के मुताबिक तालिबान लड़ाके रुहुल्लाह के शव को दफनाने तक नहीं दे रहे हैं। रुहुल्लाह पिछले कई दिनों से पंजशीर में तालिबान से मुकाबला कर रहे थे। वो नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स के एक यूनिट के कमांडर भी थे। अमरुल्लाह सालेह के भाई की हत्या की खबर ऐसे वक्त पर आई है जब तालिबान ने पंजशीर को पूरी तरह से अपने कब्जे में लिया है, जो अफगानिस्तान का आखिरी प्रांत था जहां पर उसके खिलाफ विद्रोह किया जा रहा था। अमरुल्लाह के बारे में बताया गया कि वो इस वक्त तजाकिस्तान में है। मोहन भागवत पर दिए दिग्विजय सिंह के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के एक ट्वीट पर बीजेपी हमलावर हो गई। उस ट्वीट में दिग्विजय सिंह ने महिलाओं के मुद्दे पर तालिबान की सोच और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के विचारों की तुलना की। बीजेपी ने इस बयान पर दिग्विजय सिंह पर तीखा हमला बोला। जो देश तोड़ने वाली ताकतें हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से उनके साथ खड़े रहते हैं। वहीं कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने दिग्विजय सिंह के बयान का समर्थन किया। इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं जो तालिबान हैं, और हमारे यहाँ जो आरएसएस है या बीजेपी है वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है, तो मानसिकता तो एक है। कंगना रनौत की फिल्म तलाइवी सिनेमाघरों में रिलीज हो गई। ये फिल्म तमिलनाडु की पूर्व सीएम जयललिता की जिंदगी पर बनाई गई है। मेरी आंखों में है सपना। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने अपने परिवार के साथ घर पर ही गणेश चतुर्थी पर पूजा की। साथ ही उन्होंने लोगों से गणेश उत्सव के दौरान कोरोना नियमों का पालन करने और वक्त पर कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने की अपील भी की। मैं सभी गोवा के लोगों को, सभी भारतवासियों को गणेश उत्सव की खूब खूब शुभकामनाएं देता हूँ। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने पैरालंपिक से लौटे कुछ खिलाड़ियों को दिल्ली में सम्मानित किया। गोरखपुर पुलिस ने एक मुठभेड़ में 1 लाख के इनामी बदमाश को ढेर कर दिया, जबकि उसका एक साथी फरार हो गया। तलाशी के दौरान मारे गए बदमाश के पास से हरियाणा पुलिस और सीबीआई का फर्जी आई कार्ड भी बरामद हुआ। एनआरएफ ने तालिबान के पंजशीर पर पूरी तरह कब्जे के दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। न्यूज 18 के शैलेंद्र वांगू की खबर है कि एनआरएफ ने दावा किया है कि उनके लड़ाके अभी भी पंजशीर प्रांत में कई मुख्य जगहों पर मौजूद हैं। हालांकि एनआरएफ ने अपने बयान में इस बात को जरूर माना कि पंजशीर में कुछ जगहों पर तालिबान ने कब्जा किया है, लेकिन पंजशीर पर उनका पूरा कब्जा नहीं है। एनआरएफ ने दावा किया कि वो रणनीति के तहत पीछे हटे हैं और लड़ाई अब भी जारी है। एनआरएफ ने पंजशीर में रहने वाले लोगों को भी सलाह दी है कि जो लोग वहां से जाना चाहते हैं चले जाएं। इस बीच ये भी खबर है कि तालिबान भी उन लोगों को नहीं रोकेगा जो वहां से जाना चाहते हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के पैसे बांटने वाला वीडियो वायरल होने के बाद जांच के आदेश जारी कर दिए गए। यह वीडियो एक दिन पहले का बताया गया जब तेजस्वी यादव बिहार के गोपालगंज में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे और उस कार्यक्रम से लौटते वक्त बैकुंठपुर में उनकी गाड़ी रुकी और वहां उन्होंने कुछ महिलाओं को पैसे बांटे। वायरल वीडियो में तेजस्वी यादव गाड़ी के अंदर बैठे नजर आए। कुछ महिलाएं गाड़ी के बाहर खड़ी दिखीं, जिन्हें तेजस्वी ने 500-500 रुपए के नोट दिए। तेजस्वी यादव। बिहार में पंचायत चुनाव की वजह से आचार संहिता लागू है, इसलिए जेडीयू ने पैसे बांटने की घटना को आचार संहिता का उल्लंघन बता दिया। मतदाताओं को रिश्वत या किसी प्रकार का पारितोषिक देना गुनाह है, तो ये कृत्य कैसे किया आपने? जेडीयू के आरोपों पर पलटवार करते हुए आरजेडी ने सीधे बिहार सरकार को निशाने पर लिया। ये ना खुद मदद करेंगे, लोगों को मरने के लिए छोड़ देंगे, तो तेजस्वी यादव जी भी मदद नहीं करेंगे। तेजस्वी यादव का वीडियो वायरल होने पर गोपालगंज प्रशासन ने भी पुलिस को मामले की जांच के आदेश दे दिए। राजस्थान के टोंक में हिंदुओं की असुरक्षा और पलायन का मुद्दा गहलोत सरकार के लिए मुश्किल बनता जा रहा है। टोंक में हिंदुओं के पलायन और असुरक्षा के मसले पर बीजेपी ने 3 सदस्यों वाली कमेटी का गठन किया है। सीकर के बीजेपी सांसद सुमेधानंद सरस्वती की अध्यक्षता में गठित ये कमेटी मालपुरा का दौरा कर पार्टी को अपनी रिपोर्ट देगी। बीजेपी का 3 सदस्यों वाला दल आज टोंक की मालपुरा जाएगा। पीड़ित परिवारों से मुलाकात और पड़ताल के बाद ये कमेटी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को आज ही रिपोर्ट सौंपेगी। बीजेपी सोमवार को इस मुद्दे पर विधानसभा में गहलोत सरकार को घेर सकती है। दूसरी तरफ गहलोत सरकार पूरे मसले पर अब तक पर्दा डालती आई है। कार्रवाई के बजाय शिकायत करने वालों के खिलाफ ही केस दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने तो उन घरों से पोस्टर हटवाने की भी मांग की है जिन्होंने ये सुरक्षा की मांग और सुरक्षा न देने पर पलायन की चेतावनी के पोस्टर घरों पर चिपकाए थे।
अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम के कप्तान ने इस्तीफा दे दिया। T20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले राशिद खान ने अफगानिस्तान टीम के कप्तान पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। साथ ही इस बात पर भी उन्होंने नाराजगी जताई कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनसे T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम का ऐलान करने पर कोई राय नहीं ली। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने अपने परिवार के साथ मुंबई में गणपति की आरती की। साथ ही कांग्रेस नेता बालासाहेब थोरात ने भी अपने घर पर गणपति की मूर्ति लाकर उनकी पूजा की। यूपी सरकार ने मथुरा में कृष्ण के जन्मस्थान के आसपास 10 किलोमीटर तक के इलाके को तीर्थ स्थल घोषित कर दिया। इसके बाद वहां शराब और मीट की बिक्री पर रोक लगा दी गई। इस दायरे में निगम के 22 वार्ड आते हैं। दिल्ली के पास गाजियाबाद में पुलिस ने कार बेचने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोप है कि ये गिरोह ऑनलाइन लोगों को कार खरीदने और बेचने के लिए बुलाता था, जिसके बाद इस गिरोह के कुछ सदस्य खुद को सिविल डिफेंस वाला बताकर कार खरीदने और बेचने आए लोगों से ठगी करते थे। दिल्ली पुलिस ने कच्चा बनियान गिरोह के 7 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि ये लोग खास तौर पर उन मकानों को निशाना बनाते थे जो कई दिनों से बंद रहते थे। आंध्र प्रदेश के चित्तूर से चौंकाने वाली एक तस्वीर सामने आई। वहां 2 पुलिस वाले सड़क किनारे बनी कपड़े की एक दुकान से कपड़े चोरी करके भाग गए। बाद में उस दुकान के मालिक ने पुलिस से ही इसकी शिकायत दर्ज करवाई, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें दिखा कि मोटरसाइकिल से आए 2 पुलिस वालों ने इस घटना को अंजाम दिया। मोटरसाइकिल से उतरने के बाद एक पुलिस वाला शेड में बनी कपड़े की उस दुकान में दाखिल हुआ। उसके पीछे दूसरा पुलिस वाला कुछ दूरी पर ही खड़ा रहा। इसके बाद आगे बढ़कर वो पुलिस वाला वहां से कुछ कपड़े निकालता दिखाई दिया। इस बीच वहां और कोई नजर नहीं आया। इसी का फायदा उठाकर पुलिस वाले वहां से कपड़े लेकर आराम से निकल गए, जिसके बाद उस दुकान के मालिक ने इस वीडियो के आधार पर पुलिस को खबर दी। फिल्म भूत पुलिस रिलीज हो गई। सैफ अली खान, अर्जुन कपूर, यामी गौतम और जैकलीन फर्नांडिस की फिल्म भूत पुलिस ऑनलाइन रिलीज हो गई। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भी गणेश चतुर्थी के मौके पर श्रद्धालुओं ने मंदिर में पूजा की। हालात खराब भी हुए, लेकिन हमने यहाँ पे ये जो हमारी जो रीत है हजारों सालों की, वो हमने कायम रखी हुई है। मुंबई में ड्रग्स की तस्करी के आरोप में एनसीबी ने दाऊद इब्राहिम के करीबी चिंकू पठान को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उसके पास से 10 लाख के ड्रग्स भी पकड़े गए। बताया जा रहा है कि छोटे बच्चों के जरिए ये आरोपी ड्रग्स की तस्करी करवाते थे। काफी दिनों से ये ड्रग का बिजनेस चला रहा है और साउथ मुंबई के काफी पार्ट्स में उसकी सप्लाई चल रहे थे। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना के खिलाफ जारी वैक्सीनेशन पर भोपाल में स्वास्थ्य कर्मियों के साथ एक बैठक की। इसमें मौसम बदलने से फैल रही बीमारियों से निपटने पर भी चर्चा हुई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लगी जिन्ना की तस्वीर का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया। बताया गया कि बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने उस तस्वीर को वहां से हटाने की मांग पर प्रधानमंत्री को खून से चिट्ठी लिखी। वहीं यूपी सरकार ने भी इस घटना में कार्रवाई की बात कही। अगर ये ऐसी घटना हुई है तो दुखद है और इसमें जो भी कानून के तहत कार्रवाई बनती है वो करेंगे। कांग्रेस ने जिन्ना की तस्वीर के मुद्दे पर बीजेपी को निशाने पर लिया। जब चुनाव आते हैं, भारतीय जनता पार्टी को वोट बटोरने के लिए जिन्ना याद आ जाते हैं। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच पीएम मोदी ने समीक्षा बैठक की। मीटिंग में पीएम ने स्वास्थ्य सेवाओं की तैयारियों, ऑक्सीजन की उपलब्धता और वैक्सीनेशन सप्लाई पर चर्चा की। बैठक में कहा गया कि दुनिया के कई देशों में अब भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। भारत में भी केरल और महाराष्ट्र में मामले बढ़ रहे हैं, लिहाजा किसी तरह की लापरवाही ठीक नहीं। पीएम को इस बैठक में बताया गया कि देश की 58% आबादी को पहला टीका लग गया है और करीब 18% आबादी को दूसरा टीका भी लग चुका है। पीएम ने म्यूटेंट के मद्देनजर लगातार जीनोम सीक्वेंसिंग पर जोर दिया और पीएम ने अस्पतालों में बच्चों के वार्ड में बेड की स्थिति पर चर्चा की। राज्यों को जिला स्तर पर कोरोना के इलाज की दवाइयों का बफर स्टॉक भी रखने को कहा गया। पीएम ने एक बार फिर टेस्टिंग पर जोर दिया। देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता पर समीक्षा भी की गई। अमेरिका के कैलिफोर्निया में पिछले कई महीनों से लगी आग से हालात और बिगड़ गए हैं। इस आफत को देखते हुए कुछ और इलाकों को भी एहतियातन खाली करवाने के निर्देश जारी किए गए। वहां के जंगल पिछले 2.5 महीने से धधक रहे हैं, जिसकी दिल दहला देने वाली कुछ और तस्वीरें सामने आई। एक तस्वीर में तो आग की लपटें आसमान छूती नजर आई। धुएं का गुबार ऐसा फैला मानो वहाँ कोई ज्वालामुखी फटा हो। चारों तरफ सिर्फ आग ही आग दिखाई दी। इसकी वजह से पूरे इलाके में अंधेरा जैसा छा गया। धुएं ने सूरज की रोशनी को भी ढक दिया। खबर है कि जंगलों के आसपास बसे कुछ और इलाकों को भी खाली करवा लिया गया ताकि कोई भी आदमी इसकी चपेट में न आ सके।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भवानीपुर सीट से नामांकन दाखिल कर दिया। भवानीपुर सीट पर इस महीने की 30 तारीख को उपचुनाव होगा, जहां से ममता बनर्जी पहले भी 2 बार विधायक रह चुकी। और उनके नामांकन से पहले भवानीपुर में जुटे टीएमसी के समर्थकों ने उम्मीद जताई कि इस बार भी भवानीपुर की सीट ममता बनर्जी के ही नाम रहेगी। बंगाल चुनाव में खेला होवे का जो नारा टीएमसी ने दिया था, भवानीपुर में भी कई लोगों ने वही नारा लगाया। नामांकन से पहले वहां टीएमसी के कुछ समर्थक अनोखे अंदाज में पहुंचे। ये एक चेहरा है जो कोई भी कार्यक्रम हो, ममता बनर्जी का कोई भी रैली हो, ऐसे ही नजर आते हैं। कुछ देर बाद ममता बनर्जी भी नामांकन दाखिल करने के लिए वहां पहुंच गईं। इस दौरान उनके साथ टीएमसी के कुछ नेता भी मौजूद रहे। भवानीपुर सीट से बीजेपी ने ममता बनर्जी के खिलाफ प्रियंका टिब्रेवाल को मैदान में उतारा। बीजेपी ने भरोसा जताया कि प्रियंका टिब्रेवाल वहां से बड़ी जीत दर्ज करेंगी। ममता बनर्जी ये चुनाव भवानीपुर से हारेंगी। कांग्रेस पहले ही ऐलान कर चुकी है कि वो भवानीपुर सीट पर उम्मीदवार नहीं उतारेगी। पीएम मोदी आज अहमदाबाद के सरदार धाम भवन का उद्घाटन करेंगे। पीएम ये उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे। साथ ही कन्या छात्रावास के दूसरे चरण के निर्माण के लिए भी भूमि पूजन करेंगे। सरदार धाम समाज के कमजोर वर्ग के शैक्षिक और सामाजिक विकास और उनकी प्रगति की दिशा में काम करता रहा है। इसके साथ ही युवाओं को रोजगार अवसर भी प्रदान कर रहा है। अहमदाबाद में मौजूद सरदार धाम में छात्रों को आधुनिक और बेहतरीन सुविधाएं दी जाती है। कन्या छात्रावास में 2000 लड़कियों को हॉस्टल सुविधा मिलेगी। ये सुविधा आर्थिक मापदंडों से अलग सभी लड़कियों को मिलेगी। इन अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। इटली से रेस्क्यू की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां समंदर के बीच एक टापू में कोस्ट गार्ड ने तकरीबन 125 शरणार्थियों को सुरक्षित निकाला। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए गई टीम मोटर बोट की मदद से टापू तक पहुंची और जैसे ही उन पर लोगों की नजर पड़ी, सब अपनी जान बचाने के लिए बोट की तरफ भागने लगे। रेस्क्यू कर रहे जवानों ने हवा से भरी ट्यूब लेकर समुद्र में गोता लगाया और एक एक कर लोगों को उस पर चढ़ाना शुरू किया, जिसके बाद उन लोगों को बड़ी सावधानी से नाव तक लाया गया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में इतने लोगों की जान बचानी थी कि रात से सुबह हो गई। आसमान में सूरज चढ़ने के साथ साथ रेस्क्यू आसान होता गया। आखिरकार कोस्ट गार्ड की टीम वहां फंसे सभी लोगों को किनारे तक लाने में सफल साबित हुई। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी ने यूपी चुनाव को लेकर अपने बूथों को मजबूत करना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बूथ विजय अभियान की शुरुआत करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष शाम 4 बजे वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर इसकी शुरुआत करेंगे। इस बीच वो सभी 27,700 शक्ति केंद्रों पर मौजूद पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं समेत जनप्रतिनिधियों से वर्चुअल तरीके से संवाद भी करेंगे। 5 से 6 बूथ मिलाकर एक शक्ति केंद्र बनता है। इस अभियान के तहत बीजेपी कार्यकर्ता लोगों को सरकार की नीतियों के बारे में जानकारी देंगे और लोगों को मतदान के लिए बूथ तक लाने के लिए प्रेरित भी करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज बूथ विजय अभियान कार्यक्रम के लिए प्रयागराज में रहेंगे। केरल की कन्नूर यूनिवर्सिटी से हैरान करने वाला मामला सामने आया। वहां यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता यूनिवर्सिटी के सिलेबस में सावरकर और दीनदयाल उपाध्याय की किताबों को जोड़ने पर भड़क उठे और उन्होंने कुलपति की गाड़ी को घेर कर नारेबाजी शुरू कर दी। बताया गया कि यूनिवर्सिटी के सिलेबस में बदलाव किए जाने से छात्र नाराज थे। इसके लिए उन्होंने कुलपति के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया और वहीं धरने पर बैठ गए। This syllabus is withdrawn case we will continue the protest at any cost. हालांकि दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी के कुलपति गोपीनाथ रविंद्रन ने पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में हुए बदलाव को छात्रों के हित में बताया। Can anybody who is educated say that this is an attempt to saffronize education? प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि सिलेबस में इन किताबों को शामिल करने से पहले किसी तरह के एक्सपर्ट पैनल से चर्चा तक नहीं की गई। उन्होंने यूनिवर्सिटी के इस फैसले को राजनीति से प्रेरित बताया। यूपी चुनाव की तैयारियों को धार देने के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 2 दिन के लखनऊ दौरे पर हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के लखनऊ दौरे का आज दूसरा दिन है। आज प्रियंका गांधी पार्टी के अधिकारियों के साथ चुनाव पर चर्चा करेंगी। इसके बाद दोपहर 3 बजे व्यापारियों के एक सम्मेलन को संबोधित करेंगी। व्यापारियों के जरिए वैश्य वोट को कांग्रेस की तरफ खींचने की कांग्रेस पार्टी कोशिश कर रही है। गुरुवार को प्रियंका ने सलाहकार और रणनीति कमेटी के साथ बैठक की। अफगानिस्तान में मची उथल पुथल के बीच रूस ने उसके इलाके में आने वाले मध्य एशिया के देशों किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और ताजिकिस्तान के साथ एक मिलिट्री डील की। अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा मध्य एशिया में आता है और जब से वहां
तालिबान ने सरकार बनाई है तभी से पूरी दुनिया की नजरें मध्य एशिया पर टिकी हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में भड़की जरा सी चिंगारी इस इलाके को जंग की आग में झुलसा सकती है। यही वजह रही कि रूस ने मध्य एशिया के उन 3 देशों के साथ अपनी सेना की ताकत परखी जो कभी सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करते थे। एक तरफ 1000 से ज्यादा सैनिक अपना दमखम दिखाने के लिए मैदान में उतरे, तो दूसरी तरफ आधुनिक हथियार अपना लोहा मनवाने के लिए ताबड़तोड़ हमले करते नजर आए। रॉकेट लॉन्चर ने तो रॉकेटों की ऐसी झड़ी लगा दी कि धरती से उठे धूल के गुबार में दिखना ही बंद हो गया। वहीं भारी भरकम टैंकों की तेज रफ्तार टोली पहले तो इधर से उधर दौड़ती नजर आई और फिर इशारा मिलते ही उनसे निकले गोलों की बरसात में धरती बुरी तरह दहल उठी। सैनिकों ने निशानेबाजी का अपना हुनर भी दिखाया। जमीन के साथ आसमान से भी दुश्मन के छक्के छुड़ाने की प्रैक्टिस की गई। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकियों ने सुरक्षा बल के जवानों पर ग्रेनेड से हमला कर दिया। बताया गया कि इस हमले में एक जवान के पैर में जख्म आए क्योंकि वो आतंकवादियों के फेंके ग्रेनेड की चपेट में आ गया। बाद में उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया और जिस जगह वो हमला हुआ उस इलाके की घेराबंदी कर दी गई। चप्पे चप्पे पर सैनिक तैनात हो गए। वहां की सुरक्षा पहले से कड़ी कर दी गई और हमलावरों की तलाश में फौजी जुट गए। झारखंड की विधानसभा ने एक ऐसा कानून पास किया है जिसके बाद वहां के लोगों को नौकरियों में 75% आरक्षण मिलेगा। मतलब झारखंड में जो भी काम धंधे चलेंगे उनमें 75% रोजगार झारखंड के लोगों को ही मिलेगा। और अपने राज्य के लोगों को निजी क्षेत्र में आरक्षण देने का कानून पास करने वाला झारखंड देश का तीसरा राज्य बन गया। इससे पहले हरियाणा और आंध्र प्रदेश में ऐसा कानून पास किया जा चुका है। झारखंड में जो कानून बनाया गया है वो दुकानों, कारखानों, शोरूम, ढाबे, रेस्टोरेंट, होटल या हर उस धंधे पर लागू होगा जहां 10 या 10 से ज्यादा कर्मचारी और उन सभी को राज्य सरकार के एक पोर्टल पर अपने सारे कर्मचारियों की जानकारी अपलोड करनी जरूरी हो। अगर उनकी जरूरत का ये कोई खास हुनर रखने वाला कोई व्यक्ति उन्हें झारखंड में नहीं मिल रहा है तभी उन्हें कानून में छूट मिलेगी। हालांकि इसके लिए भी उन्हें एक अधिकारी से इजाजत लेनी हो, लेकिन कानून के विरोध में भी आवाजें उठ रही जो वैसी ही हैं जैसी हरियाणा और आंध्र प्रदेश में उठी थी। आरोप लग रहे हैं कि इससे कारोबारियों पर दबाव और व्यापार में सरकार का दखल बढ़ेगा और साथ ही बड़े उद्योग राज्य में निवेश करने से पीछे हट सकते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बूथ विजय अभियान की शुरुआत करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज यूपी के लिए बूथ विजय अभियान की शुरुआत करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज में होंगे। यूपी दौरे के दूसरे दिन आज प्रियंका गांधी पार्टी के अधिकारियों के साथ चुनाव पर चर्चा करेंगी और उसके बाद दोपहर 3 बजे व्यापारियों के एक सम्मेलन को संबोधित करेंगी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज ड्रोन के जरिए वैक्सीन की डिलीवरी करने की योजना की शुरुआत करेंगे। तेलंगाना ऐसा पहला राज्य बनने जा रहा है जहां दवाओं की डिलीवरी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल होगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज पहला 2+2 डायलॉग दिल्ली के हैदराबाद हाउस में सुबह 11:30 बजे होगा। दोनों देशों के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक में सुरक्षा संबंध मजबूत करने और सामरिक सहयोग बढ़ाने पर बातचीत होगी। आईएसआईएस के आतंकियों ने भारत में धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने की बड़ी साजिश रची। न्यूज 18 के अमित पांडे की रिपोर्ट है कि अफगानिस्तान में सक्रिय आतंकी संगठन आईएसआईएस ने भारत के खिलाफ बड़े हमले की साजिश रची और उसके आतंकी भारत में भीड़ को और कुछ नेताओं को निशाना बनाने की फिराक में। खुफिया एजेंसियों को ये जानकारी भी मिली कि त्योहारों से पहले ये आतंकी मंदिरों को भी निशाना बना सकते हैं और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा में जो जवान तैनात हैं उन पर भी हमले कर सकते हैं। इस खुफिया जानकारी के आधार पर सुरक्षा एजेंसियों को भी अलर्ट कर दिया गया। आज अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले के 20 साल हो गए हैं। 2001 में आज के ही दिन अलकायदा ने अमेरिका पर इतिहास का सबसे बड़ा अटैक कर पूरी दुनिया को कंपा दिया। इस हमले में अमेरिका का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया था। अमेरिका में हुए इन हमलों के लिए अलकायदा के 19 आतंकियों ने 4 विमान हाईजैक किए थे। 2 विमानों को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के टावर्स में टकरा दिया, जबकि तीसरे विमान से पेंटागन पर हमला किया। एक विमान पेंसिल्वेनिया में क्रैश हुआ था। इस हमले को 9/11 हमले के नाम से भी जाना जाता है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में 9/11 हमले के पीड़ितों को याद करते हुए 1 मिनट का मौन रखा गया। अफगानिस्तान में तालिबान का राज आते ही आईएसआईएस ने भी दुनिया भर में अपने आतंकी नेटवर्क को सक्रिय करना शुरू कर दिया है। खुफिया एजेंसियों को खबर मिली है कि आईएसआईएस के आतंकी भारत में भी बड़ी आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की साजिश रच रहे हैं।
न्यूज 18 के अमित पांडे की खबर है कि भारत में आईएसआईएस के आतंकी भीड़ भाड़ वाली जगहों को निशाना बना सकते हैं। इसके अलावा आतंकी कई बड़े धार्मिक स्थलों पर भी हमले की योजना बना रहे हैं। खुफिया इनपुट यह भी है कि भारत में राइट विंग के बड़े नेता भी आतंकियों के निशाने पर हैं। आतंकी संगठनों की कोशिश है कि भारत में धार्मिक उन्माद पैदा करके माहौल बिगाड़ा जाए। त्योहारों से पहले खुफिया एजेंसियों के इस अलर्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क हो गई। चंडीगढ़ में 32 किसान संगठनों के नेताओं ने अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में किसान संगठनों ने ये मांग रखी कि जब तक पंजाब विधानसभा के चुनाव का ऐलान नहीं हो जाता तब तक कोई भी पार्टी चुनावी रैली या राजनीतिक कार्यक्रम न करे। और बैठक के बाद किसान संगठनों ने बताया कि कांग्रेस और अकाली दल को छोड़कर बाकी पार्टियों ने उनकी मांगे मान ली है। कई दौर की बातचीत विफल रहने की वजह से किसान संगठनों ने इस बैठक के लिए बीजेपी को न्योता नहीं दिया। पंजाब सरकार की तरफ से पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू बैठक के लिए पहुंचे। बैठक के बाद उन्होंने एक ट्वीट कर बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा के साथ उनकी बातचीत काफी सकारात्मक रही। वहीं बैठक के बाद किसान संगठनों ने भरोसा दिया कि वो सामाजिक कार्यक्रमों में किसी भी पार्टी के नेताओं का विरोध नहीं करेंगे, लेकिन राजनीतिक कार्यक्रम होने पर उनका विरोध जारी रहेगा। सिर्फ कांग्रेस ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। सूर्य पर तूफान आ सकता है, सौर तूफान कहते हैं इसे। धरती पर नहीं, ये तूफान सूरज पर आएगा। धरती से करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूर है सूरज, 15 करोड़ किलोमीटर। लेकिन इस तूफान का असर धरती पर विनाशकारी हो सकता है। जितना नुकसान समंदर में उठने वाले तूफान अक्सर मचाते हैं, उससे भी कहीं ज्यादा नुकसान की आशंका होगी पूरी धरती पर। क्या नुकसान होता है या हो सकता है, वो जानने से पहले ये समझिए कि सूरज पर तूफान आने का आखिर मतलब क्या है। सीधा मतलब यह है कि सूरज, जिसे आग का गोला कहते हैं, मतलब आग ही आग, भयंकर गर्मी है जहां, वहां अगर ब्लास्ट होने लगे, तूफान उठने लगे, तो समझा जा सकता है कि आग तो निकलेगी ही, बहुत ताकतवर गैसें और रेडिएशन भी निकलेंगे। लेकिन ये होता कैसे? असल में वैज्ञानिकों के लिए यह हमेशा से रहस्य रहा है कि सूर्य की सतह कैसी है, उस पर हवाएं चलती हैं या नहीं, तापमान में किस तरह के बदलाव होते हैं। सदियों से वैज्ञानिक इस पर शोध कर रहे हैं, जो अब भी चल रहे हैं। बहुत सारी पहेलियां वैज्ञानिकों ने सुलझाई भी हैं, जिनमें एक है CME, मतलब वैज्ञानिक इसे कहते हैं कोरोनल मास इजेक्शन। ये एक तरह का सौर तूफान है। क्या होता है CME? ये समझने के लिए जानना जरूरी है कि आखिर कोरोना क्या है। ये वो कोविड-19 और कोरोना वायरस वाला कोरोना नहीं है, बल्कि सूर्य का एक हिस्सा है जिसका नाम है कोरोना। सूर्य की सबसे बाहर वाली सतह, मतलब सूर्य का वो हिस्सा जो हमें धरती से दिखाई देता है, वो कहलाता है कोरोना। होता तो ये बहुत मोटा और बहुत मजबूत है, जो सूर्य का एक तरह से वातावरण है, जैसे धरती का अपना वायुमंडल है। कई किलोमीटर की एक चादर गैस और हवाओं की जो धरती को घेरे रखती है, ऐसे ही एक कोरोना सूर्य को घेरे रखता है। सूर्य की सतह पर जो कुछ भी होता है वो इस कोरोना के दायरे के अंदर होता है, मतलब इस परत के नीचे। लेकिन जब नीचे कुछ तूफान बनने लगते हैं, मतलब गैसों का दबाव बहुत ज्यादा बनने लगता है, तो इस कोरोना पर दबाव बढ़ता है और छेद होना शुरू हो जाता है, और उस छेद से वो तूफान बाहर निकलता है। इतनी जबरदस्त गर्मी और ऊर्जा वाली लहरें निकलती हैं कि आसपास सब कुछ तबाह हो जाए। लेकिन सूर्य तो पूरी तरह गोल है। कोरोना के कौन से हिस्से में छेद होगा, कहां से तूफान निकलेगा, ये कैसे पता चले? ये भी वैज्ञानिक धीरे धीरे पता लगा लेते हैं। इसलिए इस सतह पर नजर रखी जाती है। जहां छेद होने की संभावना होती है, वहां से कोरोना कमजोर होना शुरू हो जाता है और वहां कुछ धब्बे दिखने लगते हैं। इन्हें ब्लैक स्पॉट्स कहते हैं। जब ये ब्लैक स्पॉट, मतलब ये काले धब्बे पकड़ में आ जाएं, तो इसका मतलब होता है कि यहां से छेद होने वाला है और एक तूफान निकलने वाला है। और इस बार भी पता लगाया जा चुका है कि जल्द ही एक तूफान सूर्य की सतह से निकलकर धरती तक पहुंचने वाला है। ऐसा नहीं है कि जब भी यह तूफान धरती की तरफ आएगा हमेशा भारी तबाही ही मचाएगा। वैज्ञानिकों ने रिसर्च में पाया है कि हर 11 साल बाद सूर्य पर इस तरह के तूफान उठते हैं। हमेशा बहुत ताकतवर नहीं होते, लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा ताकतवर भी हो सकते हैं। मतलब 11 साल की एक तरह से एक पूरी साइकिल है। एक साइकिल खत्म होगी और दूसरी शुरू होगी, जिसमें ये पूरा चक्र है, जिसमें एक बार तूफान जरूर आता है इस चक्र में, लेकिन कई चक्र बीतने के बाद
कोई ताकतवर सौर तूफान आता है, जैसा इस बार आने का अनुमान है। ऐसा नहीं है कि कहीं आग लग जाएगी या जहां भी किरणें पहुंचेंगी वहां लोगों के जीवन पर संकट आ जाएगा, क्योंकि असल में आग नहीं बल्कि उस तूफान की वजह से बहुत भारी रेडिएशन धरती पर पहुंचेगी, जियोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसकी चुंबकीय ताकत इतनी ज्यादा होगी कि धरती पर बिजली से लेकर इंटरनेट तक सब कुछ ठप पड़ सकता है। पिछली बार एक बेहद ताकतवर सौर तूफान जब धरती पर पहुंचा था तो वो वक्त था साल 1859 का, मतलब 162 साल पहले। उस वक्त इंटरनेट तो था ही नहीं, बिजली भी पूरी दुनिया में नहीं थी, टेलीग्राम हुआ करता था। और बताते हैं कि उस वक्त तूफान की वजह से, सूरज के तूफान की वजह से टेलीग्राम मशीनें खराब हो गई। मशीनों पर काम कर रहे लोगों को अचानक करंट लग गया। 1921 में बहुत ज्यादा ताकतवर तूफान नहीं था, लेकिन बहुत कमजोर भी नहीं था। कनाडा का एक प्रांत है क्यूबेक, तूफान की वजह से पूरे क्यूबेक प्रांत में ब्लैकआउट हो गया, मतलब पूरे क्यूबेक की बिजली चली गई थी। और कहा यह जा रहा है कि इस बार जो तूफान सूर्य की सतह पर उठेगा वो अब तक का सबसे ताकतवर तूफान हो सकता है। और इस बार टेलीग्राम मशीनें खतरे में नहीं है, इस बार दांव पर उससे बहुत ज्यादा है, क्योंकि पिछले कुछ दशकों में कोई ताकतवर तूफान आया नहीं है और इसी वक्त में इंसान ने तकनीकी तरक्की के कीर्तिमान बना लिए हैं। मतलब समुद्र के नीचे ऐसी तारों का जाल बिछा है जिनसे इंटरनेट चलता है। इन तारों का किसी ताकतवर सौर तूफान से कभी मुकाबला नहीं हुआ। बिजली के बड़े बड़े ग्रिड हैं जिन पर सौर तूफान का बड़ा खतरा है। उससे भी बड़ी बात यह कि एक ग्रिड करोड़ों की आबादी वाले कई शहरों को बिजली पहुंचाता है। ग्रिड ठप पड़ी तो सब कुछ ब्लैकआउट हो जाएगा। धरती के चक्कर लगाने वाले सैटेलाइट हर मुल्क ने भेजे हुए हैं, ये सैटेलाइट भी खतरे में हैं। इनको नुकसान हुआ तो जीपीएस भी बंद और बहुत सारी दूसरी तकनीक भी ठप, जिन्हें दोबारा बनाने में सालों लग सकते हैं। सबसे बड़ा खतरा इंटरनेट का है। इंटरनेट की तारों के जाल पर अगर असर हुआ तो दुनिया की पूरी अर्थव्यवस्था को ही बड़ा झटका लगेगा। अनुमान है कि अगर इंटरनेट बंद हुआ तो अकेले अमेरिका को एक दिन में $7 बिलियन, मतलब 50,000 करोड़ का नुकसान एक दिन में, वो भी केवल अमेरिका को। दुनिया को नुकसान का तो अनुमान भी नहीं लगा रहे हैं। सूर्य की सतह से उठने वाले तूफानों का सटीक अनुमान लगाना अब तक मुमकिन नहीं हो पाया है, लेकिन कई वैज्ञानिकों की रिपोर्ट दावा करती है कि इस बार का सौर तूफान बेहद करीब है।